हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम आपको करा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि हम आपके साथ डील करेंगे पूरा सिलेबस 12th क्लास का और हम आपको पूरा सिलेबस, उनकी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ कराने वाले हैं। डिटेल में सीखेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई कंपटीशन के लिए नहीं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए फोकस करिए। बिना बोर्ड्स के कुछ भी नहीं होना है, तो इस बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस को कम ना करिए, फॉलो करिए हमें और साथ में खेलेंगे और सीखेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही शानदार यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आप मान कर चुके इससे खूबसूरत चैप्टर्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने 2-3 टॉपिक कर लिए थे, आज उन टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम सेशन है, मतलब आज हम करेंगे ढेर सारी प्रॉब्लम्स। आज कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज उन कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा रिवीजन है और हम उनके सवाल लगाने वाले हैं। आइए मिलके करते हैं। सबसे पहले कुछ पुरानी बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने जरूरी है। जो ये पहला वाला ये कि अगर कोई रिंग हो तो रिंग में अगर कोई करंट आई बह रहा है तो उसकी वजह से उसके सेंटर पर फील्ड क्या होगी। तो फील्ड का फॉर्मूला बेटा लिखा हुआ है आपके सामने, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2r। इसमें पाई नहीं है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्योंकि इनफिनिट वायर में पाई आ जाता है। इस बात की गलती बच्चे करते हैं। तो इनफिनिट वायर में, सॉरी सर्कुलर लूप में, रिंग में म्यू नॉट आई बाय 2r। इनफिनिट वायर होगा, अगर वायर इनफिनिट है तो फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d, जहां पर d जो है वो परपेंडिकुलर सेपरेशन है फील्ड पॉइंट का वायर से। इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसकी जगह पर अगर सेमी इनफिनिट वायर होता, मैं एक और फॉर्मूला लिख दूं यहां पे, सेमी इनफिनिट वायर, हालांकि मैंने इसको कोई प्रॉब्लम रखा नहीं है, तो भी इसकी बी फील्ड का फॉर्मूला होता म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d। इनफिनिट वायर का फॉर्मूला ये बनता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक और प्रॉब्लम सेशन लेंगे मैग्नेटिज्म में, कम प्रॉब्लम्स नहीं है इस चैप्टर में। फिर एक आर्क आती है, अगर छोटी सी कोई आर्क होती तो क्या इसका एंगल बी फील्ड होती इसके सेंटर पर, तो हमने कहा आई करंट है, थीटा रेडियंस की आर्क है। इंपॉर्टेंट है कि जो थीटा दिया है, एंगल दिया आर्क का, वो डिग्री में नहीं रेडियन में होना चाहिए, मतलब पाई के टर्म्स में आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट बात है, रेडियंस में। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इनटू थीटा, वेयर थीटा इज स्पेसिफिकली इन रेडियंस। क्लियर है मेरी बात? इसको अगर 2 पाई रख देंगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, पाई रख देंगे तो हाफ रिंग का फॉर्मूला आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक रिंग के एक्सिस पर क्या फील्ड है, तो उस फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटे म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। These are the 4-5 formulas which I have to tell you, और आपको अभी अभी इन्हें याद कर लेना है। फटाफट से रीड करिए, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इनटू थीटा, और म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूलाज आपको अगर याद हैं तो हम अगले प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे और देखते ही जुगाड़ लगा के सवाल लगा लेंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में एक सिस्टम दिया गया है जहां पे इंफिनिटी से कोई स्ट्रेट वायर आ रहा है, फिर वो सेमी सर्कुलर आर्क बनाता है और उसके बाद फिर से इंफिनिटी पे चला जाता है। इस सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर फील्ड पूछी गई है कि बताइए B एट C क्या होगा। ये क्वेश्चन है। इसमें बच्चे इस बात पे परेशान होते हैं कि सेमी सर्कुलर आर्क के बारे में तो चर्चा कर सकते हैं, बट इस वायर से चर्चा करो, वायर क्या होगी। तो लेट मी टेल यू कि वायर की वजह से कोई फील्ड नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट देखो क्या है। जैसे मान लो कि कोई एक सेगमेंट है वायर का जिसमें करंट जा रहा है इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे, और जब तुम ऐसे करंट फ्लो करा रहे हो तो यहां पर तुमने इसमें बनाया कुछ dl वेक्टर, ठीक है ना, ये dl वेक्टर है और करंट ऊपर ही जा रहा है। और फिर मैं कहता हूं कि r पोजीशन पर मुझे फील्ड बताओ कितनी, तो तुम कहते हो कि फील्ड का फॉर्मूला होता है, बायट-सेवर्ट लॉ यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, I ऑफ dl इनटू sin थीटा या sin फाई हम लोग लिखा करते थे, अपॉन r स्क्वायर। फाई इज द एंगल बिटवीन dl एंड करंट, मतलब dl एंड r, ये करंट और r के बीच का एंगल होता है, ये थीटा, थीटा या फाई व्हाटएवर जो भी हम लिख रहे हैं। और अगर इसकी जगह पे ये कर जो पॉइंट r है यहां ना लेके हम वायर के अलोंग ले लेते, अगर मेरा पॉइंट वायर के अलोंग होता तो तय बात है जो r वेक्टर बनता वो भी वायर के अलोंग बनता, और अगर पॉइंट वायर की लेंथ के अलोंग पड़ रहा है तो हमारा r वेक्टर पैरेलल हो जाएगा dl वेक्टर के, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो ये sin फाई कितना बन जाएगा, sin फाई बन जाएगा 0। इसका मतलब जो B फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, 0।
यानी याद ये रखना है इससे कि अगर वायर की लेंथ के अलोंग पॉइंट पर फील्ड निकालनी तो वायर की वजह से उस पॉइंट पर कोई फील्ड नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि जब भी कभी आपको फील्ड निकालनी है वायर की लेंथ के अलोंग किसी पॉइंट पर, तो उसकी वायर की वजह से फील्ड नहीं आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0, फाई की वैल्यू 0, साइन फाई 0, तो बी फील्ड भी 0 आएगी। खेलें अब, गौर से देखें, ये वायर जा रहा है, अगर इसे एक्सटेंड किया जाए तो सेंटर से ही पास होगा, तो इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं आएगी। इस वायर को अगर बैक प्रोड्यूस किया जाए तो ये भी सेंटर से ही पास होने वाला है, इस वजह से इसकी भी कोई फील्ड नहीं होगी। अब बात बचती है सेमी सर्कुलर रिंग की, इसकी वजह से सेंटर पर क्या फील्ड होगी, और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं बच्चों कि आर्क की वजह से जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। और अगर आप सेमी सर्कुलर आर्क का एंगल लिखने की कोशिश करोगे तो कहोगे 180 डिग्रीज या फिर पाई रेडियंस, तो आपको पाई लिख देना चाहिए। तो इस थीटा की जगह मेरे बच्चों आप काम करेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल। और हम लोग ये प्रूफ भी कर चुके हैं कि सेमी सर्कुलर आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर वो म्यू नॉट आई बाई 4r होता है। और ये इस क्वेश्चन का सी पॉइंट पर फील्ड का आंसर है। इंपॉर्टेंट है कि वायर की लेंथ के अलोंग फील्ड पॉइंट होने पर फील्ड हो जाती है 0, तो दूसरे कंपोनेंट्स की वजह से बचेगी। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। आओ देखो ये क्या सीन है। अरे देखते ही पता चलेगा कि सर ये वायर ऐसे घूम रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये दोनों वायर तो किसी काम के नहीं, क्योंकि सी पॉइंट पर फील्ड पूछी गई है। तो अगर इस वायर को एक्सटेंड करोगे सी से पास होगा, और इसे बैक प्रोड्यूस करोगे तो सी से पास होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल वायर है इनका कोई लॉजिक नहीं। अच्छा, इसे मैं R1 बोल रहा हूं, और जो आउटर रेडियस है मेरे बच्चों इसे मैं R2 बोल रहा हूं। तो मेरे पास दो हाफ विंग्स हैं। कौन कौन सी हाफ विंग्स है? एक छोटी वाली R1 रेडियस वाली और एक बड़ी वाली R2 रेडियस वाली। तो ये तो तय हो गया कि अगर मैं V1 अंदर वाले छोटे वाले लूप का, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, निकालूं तो क्या निकलेगी बी फील्ड, तो तुम कहोगे म्यू नॉट आई बाय 4r1। और b2 निकालने की कोशिश करूं तो वो निकलेगी म्यू नॉट आई बाय 4r2। ये दो फील्ड आ गई। अब ये दोनों फील्ड सेंटर पर ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। तो क्या करेंगे? अरे डायरेक्शन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर के हिसाब से हम डायरेक्शन देखकर अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। तो चलो डायरेक्शन देके कैसे लिखते हैं। इस छोटे वाले लूप में अंदर वाले सेमी सर्कुलर आर्क में करंट देखो तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। इफ द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाइए। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाने पर थंब कहां आ रहा है? अंदर। कहां गया? आजा बेटा। हां, तुम छोटे हो जाओ। अब ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज घूमने पर अंदर आ रहा है तो लॉजिकली अंदर आ गई फील्ड। तो ये जो नन्हा वाला है B1 ये शायद अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक। अब अगर बड़े वाले लूप को देखो तो उसमें करंट कैसा घूम रहा है? सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अगर हाथ तुम्हारा घूम रहा है मेरे बच्चे एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहां आ रहा है? बाहर। अगर थंब आया बाहर तो इसकी फील्ड कहां आई? बाहर। लूप में फील्ड निकालने का तरीका, जहां घूम रहा है करंट वहां घुमाओ अपना हाथ, अपने फिंगर्स को, राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। और राइट हैंड की फिंगर अगर ऐसे घूम रही हैं तो जहां आएगा थंब वहां आएगी मैग्नेटिक फील्ड। क्या एक है बाहर और एक है अंदर? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और जब भी फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करें। अब हम लिखेंगे बी नेट मेरे बच्चों। बी नेट का मतलब क्या हुआ? बी नेट का मतलब हुआ B1 माइनस B2, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। हमें कैसे पता B1 बड़ा है? अबे देखो यार, R छोटा है तो B1 बड़ा है, R2 बड़ा है तो B2 छोटा है। डिनोमिनेटर बड़ा होगा, नंबर छोटा हो जाएगा। अच्छा देखो, म्यू नॉट आई बाय 4r1 माइनस म्यू नॉट आई बाय 4r2। चुपचाप से म्यू नॉट आई बाय 4 बेटा कॉमन ले लो, लिखोगे 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इसके बाद आप एलसीएम ले लो, तो मेरे हिसाब से जो आंसर बनने वाला है बच्चों वो बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 और नीचे आएगा r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। दिस इज द बी नेट। अब क्योंकि बड़ी फील्ड अंदर की तरफ है तो नेट फील्ड भी अंदर की ही तरफ आएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। एकदम आसान हो जाएगा। अगला देखो बेटा, ये
इंफिनिटी से वायर आ रहा है ऊपर की तरफ, फिर इस लोकेशन पर देखें, यहां पर सेमी सर्कुलर आर्क में घूम रहा है और फिर वापस नीचे इंफिनिटी तक चला जा रहा है। पूछा गया है कि ये जो पॉइंट है सेंटर, इस पर फील्ड कितनी होगी, तो कह रहा है बी एट सी बता के दिखाएं। तो हमने कहा यार कैसे निकालें, तो वायर स्ट्रेट भी नहीं है, जब भी कभी वायर मुड़ जाए तो उसको तोड़ लीजिए, वो सेगमेंट्स बनाइए जिनके फॉर्मूलाज आपको मालूम है। चलिए बनाते हैं। ये वायर इंफिनिटी से जिस लोकेशन पर इसने सेमी सर्कुलर आर्क में घूमना शुरू किया उतने सेगमेंट में आप इसे अलग मानिए। फिर ऐसे ही आइडेंटिकल सेगमेंट आप यहां बनाइए जिसको स्ट्रेट सेमी इनफाइनाइट वायर बोलेंगे, और उसके बाद ये सेमी सर्कुलर आर्क आप अलग देखिए, तीनों पार्ट्स की फील्ड लिखिए, डायरेक्शन के हिसाब से ऐड कर दीजिए, बात बन जाएगी। इसे आप पार्ट 1 बोलिए, रिंग को पार्ट 2 बोलिए, इसे पार्ट 3 बोलिए। तो जब आप कहेंगे B1, तो बच्चों B1 का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ। B1 आई होप सबको दिख रहा होगा कि B1 एक सेमी सर्कुलर सेमी इनफाइनाइट वायर है। देखो यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्टली पॉइंट पे पड़ रहा है और एक इंफिनिटी पे, तो एक एंगल 0 है और एक 90 है, तो लॉजिकली इसे सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं। और सेमी इनफाइनाइट वायर की जो फील्ड है वो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने आप में रेडियस ही, तो कोई लॉजिक भी नहीं है इसको सोचने का। B3 में लिख रहा हूं, B3 भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसलिए कॉपी किया जा सकता है, दैट इज अगेन म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। B2 की चर्चा करो, B2 इज नथिंग बट अ सेमी सर्कुलर आर्क, और जब भी कभी सेमी सर्कुलर आर्क आ जाए तो वही फॉर्मूला जो अभी लगाया, क्या लगाया हम लोगों ने, लगाया म्यू नॉट आई बाय 4r। ये तीनों हो गए। अब ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, इसको सोचा जाएगा इनकी डायरेक्शन से। देखो वायर में फील्ड कैसे निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फैलाते हैं और जहां निकालनी है फील्ड वहां पर इसको मोड़ लेते हैं। करंट की डायरेक्शन में फैलाओ अपने हाथ को, जहां निकालनी है फील्ड उस तरफ कर्ल कर लो, मोड़ लो, जहां जा रहा है करंट वहां फिंगर को फैलाओ और जहां निकालनी है फील्ड वहां मोड़ लो, और जब मोड़ोगे तो थंब बताएगा तुमको फील्ड की डायरेक्शन। थंब आ रहा है प्लेन के अंदर, तो पार्ट 1 जो है वो इनसाइड। अच्छा रिंग के लिए अभी मैंने बताया था, जहां घूम रहा हो करंट बस वहीं घुमाओ अपनी फिंगर्स, जैसे घूम रहा है करंट राइट हैंड की फिंगर्स को वैसे घुमाओ तो थंब बताएगा फील्ड की डायरेक्शन। तो आप देखो B2 भी बेटा अंदर आ रहा है। अब थर्ड वायर देखो, वायर में वायर का कॉन्सेप्ट है, वायर में करंट नीचे जा रहा है तो जहां जा रहा है करंट अपने फिंगर को नीचे फैलाओ, मतलब जहां जा रहा है करंट वहां फैलाओ, और फील्ड देखो इस वायर के हिसाब से यहां निकालनी है लेफ्ट में, तो तुमने वायर की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में हाथ को फैलाया और जहां फील्ड निकालनी है उस तरफ मोड़ा तो थंब फिर से अंदर आया, तो तीनों के तीनों मेरे बच्चे अंदर आ रहे हैं। अब जब तीनों अंदर आ रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन है, तो ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, तो भैया ऐड होंगे। तो बी नेट का मतलब क्या हुआ बेटा, B1 प्लस B2 प्लस B3। बेटा B1 क्या है, तो तुम कहोगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। B2 कितना है, तो तुम कहोगे म्यू नॉट आई बाय 4r, मैंने 2r लास्ट में लिखा था। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, तो वो भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r। ऐड कर दीजिए सबको या फिर कॉमन ले लीजिए, चलो कॉमन लेते हैं, तो तुम लिखोगे म्यू नॉट आई बाय 4r, तो साहब सबसे कॉमन आ रहा है। आप देखोगे तो यहाँ 1 बाई पाई बचेगा, प्लस 1 बचेगा और प्लस 1 बाई पाई अगेन बचेगा। तो आपके लिए जो बी नेट का आंसर आ रहा है बच्चों, वो बी नेट का आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। अंदर ब्रैकेट में देखोगे तो लिखोगे 2 अपॉन पाई प्लस 1, इस तरह से, एंड दिस इज योर फाइनल स्वीट एंड सॉल्टी रिजल्ट। प्यारा है, छोटा है, अच्छा है। ऐसे वायर के सेगमेंट को तोड़ तोड़ कर सोचेंगे तो कितने भी सवाल चाहेंगे वो बन जाएंगे आसानी से। चलो अगला सवाल लगाते हैं। ये देखो ये 90 डिग्री का तुम्हें आर्क बच्चा दिखाया गया है। 90 डिग्री का आर्क का मतलब ये होगा कि ये पाई बाय 2 रेडियंस है, और अब मुझे इसको सेमी सर्कल नहीं, हम लोग आर्क का फॉर्मूला सीख चुके हैं, और आर्क में अगर मुझे एंगल पता है तो कुछ नहीं करना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू थीटा रेडियंस में लगा देंगे, काम चल जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सुनो, तुरंत बोलते हैं एक बात बहुत बुरी है लेकिन अच्छी है, वो ये कि इस वायर का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि बैक प्रोड्यूस करने पे तो C से पास हो रही है, और सवाल में पूछा गया है कि B एट C क्या होगा, C पॉइंट पर फील्ड क्या होगी, तो लॉजिकली उस C पॉइंट की फील्ड पे इस वाले वायर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वायर की लेंथ के अलोंग मेरा फील्ड पॉइंट लाई कर रहा है। तो दो कारणों से मेरे पास फील्ड है, एक ये सेगमेंट जो इंफिनिटी तक जा रहा है और एक ये क्वार्टर सर्कल। तो मैं कहूंगा यार परपेंडिकुलर इस वायर के एंड से डाला
तो परपेंडिकुलर जो है वो मेरे फील्ड पॉइंट पर ही पड़ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बन चुका है सेमी इनफाइनाइट वायर और ये बन चुका है क्वार्टर सर्कल। तो दो चीजें हैं, एक सेमी इनफाइनाइट वायर और एक क्वार्टर सर्कल, इन दोनों की फील्ड को ऐड करना है। तो इसे मैं बोलता हूं फर्स्ट पार्ट, इसे बोलता हूं सेकंड पार्ट। इसका मतलब जब मैं B1 निकालूंगा तो मुझे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लिखनी पड़ेगी। और यहीं पर अगर मैं B2 निकालूंगा तो B2 का मतलब होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इनटू थीटा, और थीटा की जगह जो इस आर्क का एंगल है दैट इज नथिंग बट पाई बाय 2। तो आप इसे सॉल्व करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, v विल बी गेटिंग म्यू नॉट आई बाय 8r। ये बेटा हमारा B2 हो गया। अब ये ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट होंगे, डायरेक्शन की बात है। तो देखो स्ट्रेट वायर में जहां जा रहा है करंट वहां फिंगर को फैलाइए और जहां निकालनी है फील्ड वहां मोड़ दीजिए, थंब आया अंदर की तरफ। तो पहली वाली जो फील्ड है वो तो अंदर की तरफ आ रही है। और लूप में बताया था कि जहां घूम रहा हो करंट वैसे ही अपने हाथ को घुमाइए तो शायद जहां आ रहा है थंब वो बताएगा फील्ड की डायरेक्शन। और साहब ये भी अंदर आ रहा है, और जब दोनों अंदर आ रहे हैं तो चुपचाप से दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड हो जाएंगे तो बी नेट क्या लिखा जाएगा बच्चों? बी नेट लिखने का मतलब होगा चुपचाप से B1 और उतना ही चुपचाप से B2, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आप लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r प्लस दूसरी वाली जो फील्ड है दैट इज म्यू नॉट आई बाय 8r। आप इनमें से म्यू नॉट आई बाय 4r को कॉमन ले लीजिए। यहां बच्चा बचेगा 1 बाय पाई और यहां बचेगा बेटा 1 बाय 2। क्लियर है मेरी बात? ये आ गया आपका बी नेट। अब फर्दर सॉल्व करना चाहें करें, मेरी इच्छा इसके बाद इसे सॉल्व करने की नहीं। जो एजेंडा था वो पूरा हो गया, सिखा भी दिया, बता भी दिया, सॉल्व भी कर दिया। खेलते रहिए, कूदते रहिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल पेपरों में भी आते हैं, आपकी शीट आपकी किताबों में भी होते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे। देखो ये 3 प्लेन्स का क्वेश्चन है। देखो x एक्सिस ऐसे, y ऐसे, और z जो टेढ़ा सा बना वो एक्चुअली टेढ़ा नहीं है, वैसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना? तो वो जो है बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे। तो जो z ऐसे नीचे बना हुआ है वो एक्चुअली ऐसे बाहर आ रहा है। तो एक जमीन है जिसे xz प्लेन बोल रहे हैं, एक yz प्लेन जो सामने बोर्ड का प्लेन है, ठीक? तो एक वायर है जो इंफिनिटी से आ रहा है और अंदर जा रहा है। अंदर जाने का मतलब ऐसे अंदर जा रहा है, और फिर ये वायर है जो इंफिनिटी तक वापस आ रहा है, तो ये प्लेन के बाहर ऐसे आ रहा है, जिसको टेढ़ा दिखाया गया है। तो ये जमीन के प्लेन में, ठीक? और ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है ये बोर्ड के प्लेन में, मतलब वायर ऐसे आया प्लेन के अंदर, उसके बाद ऐसे घुमा और फिर प्लेन से बाहर इस तरह आ गया। क्लियर है मेरी बात? पूछ रहा है कि जो सी पॉइंट है इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी। तो हम लोग अभी भी सीख कर आ रहे हैं कि जब भी कभी इस तरह का ड्रामा दिया हो तो दिमाग में एक बात सेटल हो जानी चाहिए कि वायर्स को सेगमेंट्स में तोड़ लो। तो ये सेगमेंट 1 है इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, और यहां से इंफिनिटी तक सेगमेंट 3 है, और ये 2 है। तो हम लोग B1 B2 B3 लिखते हैं, काम हो जाएगा। देखो फर्स्ट और थर्ड सेगमेंट तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। तो हम लोग कह देते हैं कि B1 और B3 जो होंगे वो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो वो रेडियस के बराबर है, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय अगेन 4 पाई r। अब कहानी बचती है सेकंड सेगमेंट की, तो B2 लिखो। B2 हमारे लिए क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क है इस वजह से म्यू नॉट आई बाय 4r बननी है, और सेमी सर्कल का आंसर 4r ही होता था। अब बी फील्ड कैसे ऐड होंगी, तो इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इन्हें वेक्टरली ऐड करना होता है, डायरेक्शन के साथ ऐड करना होता है। तो देखते हैं डायरेक्शन क्या है। कह रहे हैं कि करंट जहां जा रहा हो वहां पे फिंगर्स को फैलाएं। अब क्योंकि ये वाला ऐसे टेढ़ा नहीं है, ये वाला बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो हमारी उंगलियां बोर्ड के अंदर जानी चाहिए। अब फील्ड पॉइंट इधर है, मतलब वायर के राइट में, इस तरफ। अगर ये वायर से अंदर जा रहा है तो वायर के राइट में फील्ड पॉइंट है, तो अपनी उंगलियों को मोड़ तो सकते नहीं अब, और तो हाथ को उल्टा कर लो, ऐसे मोड़। अगर तुमने उंगलियों को ऐसे मोड़ा तो फील्ड कहां आई? नीचे, और नीचे का मतलब y का नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसकी फील्ड माइनस जे कैप में, तो हमने माइनस जे कैप लिख लिया। अब ये थर्ड सेगमेंट देखो क्या है। थर्ड सेगमेंट में बेटा जो फील्ड है वो बाहर, जो करंट जो है वो बाहर आ रहा है बोर्ड से। देखो तुम्हारी तरफ आ रहा है कि नहीं? ऐसे बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो अपने हाथ को ऐसे बोर्ड के बाहर की तरफ सेट कर लो, और फिर इसके लेफ्ट में फील्ड पॉइंट है, तो अपनी उंगलियों को लेफ्ट में मोड़ो। अब मुड़ नहीं गई तो हाथ को उल्टा कर लो। क्या मुड़ गई पूरी? हाँ मुड़ गई। तो थंब कहां आया? नीचे, यानी अगेन माइनस जे में। तो ये थर्ड सेगमेंट भी माइनस जे में आ रहा है। पर अगर तुम इस लूप को देखोगे तो लूप घूम रहा है क्लॉकवाइज, और जब घूमेगा क्लॉकवाइज अपनी उंगलियों को घुमाओगे ऐसे, तो थंब कहां आ रहा है? अंदर। और अंदर का मतलब अगर बाहर वाला प्लस जे है, सॉरी
z है, देखो बाहर वाला एक्सिस प्लस z है तो अंदर वाला क्या होगा माइनस z, माइनस z का मतलब माइनस k, तो ये जो है ये माइनस k में रहेगा। हम वेक्टर 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 लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं तो हम लोग लिखते हैं b नेट और मैं इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिख के छोड़ दूंगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिएगा। मैं लिखता हूं म्यू नॉट i बाय 4 पाई r और ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे इनटू 2 और ये है बेटा आपका माइनस j कैप में और फिर प्लस म्यू नॉट i बाय 4r और ये है बेटा माइनस k कैप में और बस इसे जोड़ लीजिए। अब ये वेक्टर तो वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया आपने। आपकी इच्छा अगर और ज्यादा होती तो इसे आप मान लीजिए y कंपोनेंट और इसे आप मान लीजिए z कंपोनेंट, वैसे है भी y और z पर इसकी वैल्यू y और z मान लें। तो अगर b नेट का मैग्नीट्यूड कोई तुमसे पूछने लग जाए तो क्या करोगे, तो लिखोगे अंडर रूट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, बस इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर करके ऐड करें और रूट कर दें तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, लगाने हैं, लगाएंगे तो आएगा, नहीं है। अब देखिए ये एक बड़े सवाल, ये सवाल क्या कह रहा है, एक इनफाइनाइट वायर है जो एक सर्कुलर रिंग के टेंजेंट है, मतलब टच करके जा रहा है। रिंग में करंट I1 फ्लो कर रहा है, वायर का करंट I2 है, लेफ्ट टू राइट वायर में करंट है, रिंग में एंटी क्लॉकवाइज करंट है। पूछ रहा है कि रिंग के सेंटर पे दोनों कारणों से क्या फील्ड होगी। तो सबसे पहली बात इसे हम देखें तो ये कह रहा है कि हम तो इनफाइनाइट वायर है और ये से पूछो तो ये कह रहा है कि हम तो रिंग है। तो मेरे पास इसे फर्स्ट सेगमेंट बोले, इसे सेकंड सेगमेंट बोले, तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट सेगमेंट की वजह से जो V1 फील्ड आ रही है वो बेटा होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2r, ये फील्ड। और अगर सेकंड सेगमेंट यानी इनफाइनाइट वायर की वजह से देखें तो वो आएगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, इनफाइनाइट वायर है तो 2 पाई d और अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होता तो 4 पाई d, म्यू नॉट I2 by 2 पाई d, d इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन देखोगे तो r ही मिलेगा तो r लिखना चाहिए। अब इन्हें ऐड करने से पहले हमें इस बात का तमाशा ढूंढना पड़ेगा इनकी डायरेक्शंस का है। तो कोई बच्चा कहेगा रिंग में तो डायरेक्ट पता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो थंब आएगा बाहर, बाहर का मतलब पार्ट 1 की फील्ड बोर्ड के बाहर। तो दूसरा बच्चा कहेगा कि सर इनफाइनाइट वायर की नहीं पता है क्या, जहां फ्लो हो रहा है करंट वहां उंगलियों को फैलाओ, जहां फ्लो हो रहा है करंट वहां उंगलियों को फैलाओ, फील्ड कहां चाहिए ऊपर तो उंगलियों को मोड़ो, थंब कहां आया बाहर, जहां आई थंब वहीं आई मैग्नेटिक फील्ड। अरे दोनों की फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में हो गई। अगर दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो मेरे बच्चों B नेट की वैल्यू क्या होगी, तो कोई बच्चा कहेगा डायरेक्टली B1 प्लस B2 और जो भी फील्ड आएगी वो फिर बाहर ही आने वाली। B1 कितना है बच्चों, तो तुम कहोगे म्यू नॉट I1 by 2r और म्यू B2 कितना है तो तुम कहोगे म्यू नॉट I2 by 2 pi r। अब गौर से देखो इसमें से म्यू नॉट और नीचे का 2r कॉमन आ रहा है, अंदर देखोगे तो तुम्हें I1 दिखाई देगा और यहां देखोगे तो तुम्हें I2 दिखाई देगा और नीचे शायद पाई दिखाई देगा। इस तरह से अगर आप B नेट निकालना चाहें तो ये B नेट बन गया। फर्दर सॉल्व करना चाहें और तमाशा करना चाहें कर सकते हैं, वरना ये डिसेंट बढ़िया अच्छा एक्सप्रेशन है, यहाँ पर कहानी खत्म होती है। और ये एक अच्छा सवाल है, ये अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन से लगाएंगे पेपर में आएंगे। आगे देखें ये बढ़िया सवाल है। ये सवाल ऐसा है कि जो थ्योरम लिख रहे इंफिनिटी से बाहर आ रहा था, ये सेंटर से पास होने वाला है और फिर इस जगह पर मिला। जब इस जगह पर मिला तो लॉजिकली यहां से दो हिस्सों में बटा करंट, यहां पर I1 और यहां पर I2 कितना गया पता नहीं, और फिर इस जंक्शन में मिले और I2 और I1 मिलकर फिर से I बन के निकल गए। पूछा जा रहा है कि सेंटर पर फील्ड कितनी होगी। एक बात तो तय है कि ये वाला वायर अगर सेंटर से पास हो रहा है तो इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं, और ये वाला वायर भी अगर सेंटर से पास हो रहा है तो इसकी वजह से भी कोई फील्ड नहीं। नीचे का हिस्सा थीटा है, ऊपर का अगर देखोगे रेडियंस में लिखने की अगर ज्यादा इच्छा है, लिखना भी रेडियंस में ही चाहिए, तो ऊपर का हिस्सा होगा 2 पाई माइनस थीटा। लॉजिक समझ आता है? हाँ बिल्कुल आता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि व्हाट इज I1 to I2, I1 और I2 का रेशियो क्या है मुझे बताओ, तो तुम कहोगे कि ये दो पॉइंट्स, अच्छा तो ऊपर देखो, ऊपर वाला सेगमेंट वायर का तो एक रेजिस्टेंस बन गया, नीचे वाला सेगमेंट एक रेजिस्टेंस बन गया, और दोनों सेम कॉमन पॉइंट पे जुड़े हैं मतलब पैरेलल है। पैरेलल है तो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है
तो इसका मतलब ये हुआ कि I इक्वल टू V अपॉन R, और अगर पोटेंशियल हो जाए कांस्टेंट तो आप कहोगे I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जवाब है हाँ, नीचे वाला सेगमेंट 1 है, ऊपर वाला सेगमेंट 2। तो आप इस रेशियो को लिख रहे होगे R2 डिवाइडेड बाय R1। रेजिस्टेंसेस की बात हो रही है अभी, ठीक है ना? तो मैं रेजिस्टेंस को ऐसे ना लिख के थोड़ा अलग तरह से लिख देता हूं, ऐसे रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए उल्टे हो गए, वहां दिख रहा है आपको। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अच्छा, तो अगर इनका रेशियो देखना हो तो इनकी लेंथ के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब लेंथ अगर मैं रेजिस्टेंस 2 की देखूं, रेजिस्टेंस 2 ऊपर वाला सेगमेंट है, तो वो बेसिकली आएगा 2 पाई माइनस थीटा इनटू r। क्लियर मेरी बात? रेजिस्टेंस 2 का जो लेंथ है वो ऐसे होगा। और फिर अगर कोई कहे कि रेजिस्टेंस 1 का दिखाओ तो हम कहेंगे थीटा इनटू r, r से r कट गया। यहां से I1 अपॉन I2 का जो रेशियो आ रहा है वो इन एंगल्स के रेशियो के बराबर है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन का एरिया चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, I1 I2 का रेशियो आ गया? जी हाँ आ गया, कोई बुराई नहीं। अब मैं कहूं कि ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से जो फील्ड है अगर उसको देखो तो वो क्लॉकवाइज की वजह से अंदर, और ये ऐसे उल्टा बह रहा है एंटी क्लॉक तो बाहर, तो माइनस होंगी है दोनों फील्ड्स। तो चलो B1 और B2 लिख लेते हैं। B1 हम लिखेंगे म्यू नॉट I1 बाय 4 पाई r इनटू थीटा, और B2 हम लिखेंगे म्यू नॉट I2 बाय 4 पाई r इंटू 2 पाई माइनस थीटा। और फिर अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं मुझे तो बी नेट चाहिए, तो जब आप इसमें बी नेट को देखेंगे तो कहेंगे B1 माइनस B2 होगा। और जब आप B1 माइनस B2 ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? देखो गौर से, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू थीटा, और फिर माइनस करेंगे और लिखेंगे म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई r इंटू 2 पाई माइनस थीटा। आप इसे खोलें बेटा, जब इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू थीटा माइनस म्यू नॉट I2 बाय 4 पाई r इंटू 2 पाई माइनस माइनस प्लस म्यू नॉट I2 इंटू 4 पाई r इंटू थीटा। ये बना। अब यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि I1 और I2 के टर्म में आंसर आ रहा है, क्या किया जाए? कैसे सॉल्व करें कि बात बन जाए? कैसे सॉल्व करें कि बात बन जाए? कुछ तो छोटा हो जाए। कुछ छोटा होने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप एक काम करें, I1 I2 का रेशियो आपने लिखा हुआ है, अगर I1 I2 का रेशियो लिखा हुआ है तो यहाँ से आप I2 निकाल के बात बना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से देखना बेटा I2 कैसे बनेगा। I2 का मतलब होगा I1 इंटू थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा। दिख रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। आप इसको यहीं पर लिख लो, इसको फर्दर और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, परेशान हो जाओगे, ठीक है ना? इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, देखना क्या आएगा। तुम लिखोगे म्यू नॉट बाय 4 पाई r, और I2 की जगह लिखेंगे हम लोग बेटा I1 इंटू थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस थीटा, और ऊपर लिखा हुआ है 2 पाई माइनस थीटा, तो दुनिया जानती है कि कट गया। अरे ये कटा तो ये लिखा हुआ है बेटा हमारे पास म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा, और ये लिखा हुआ है बेटा म्यू नॉट I1 इंटू थीटा बाय 4 पाई r। और ये तो सर बराबर है और आंसर तो शून्य आ गया। हाँ, b नेट 0 ही आएगा। डू नॉट थिंक कुछ और आ जाएगा, b नेट 0 ही आएगा। और अगर b नेट 0 आएगा तो बात बन जाएगी। देखिए सवाल क्या था, इसमें मैंने थीटा फिक्स नहीं किया था, बस ये इंश्योर किया कि जो करंट आ रहा है वो दो सेगमेंट्स में बढ़ रहा है, चाहे हम डायामीटर में बांटे चाहे किसी भी आर्क में बांटे, बस कुछ हिस्सा करंट का ऊपर कुछ हिस्सा नीचे आना चाहिए, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इनके एंगल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इनको डिवाइड करने वाला, ये अपने आप दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, एक सेगमेंट नीचे मिल रहा है और एक सेगमेंट ऊपर मिल रहा है। तो चाहे जिस एंगल पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो अंततः कट जाएंगे। तो चाहे डायमीटर के अबाउट इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, चाहे 90 डिग्री पे कर दें, चाहे 30 डिग्री पे कर दें, चाहे 72 डिग्री पे कर दें, हमेशा सेंटर पर फील्ड इस तरह के सवालों में 0 आती है।
तो ये एक बहुत अच्छी सी थ्योरम टाइप की, इसी तरह के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, इस तरह बनते हैं कि मान लीजिए कि आपने इस तरह से एक सर्कल बनाया, लेट्स से हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, पूछा जाता है सर्कल ऐसे बनाया है और फिर ये सेंटर है और सेंटर से डायमीटर बना लो इस तरह से और दोनों तरफ वायर लगा लो, यहाँ पे इस तरह से करंट डिवाइड हो गया, तो सेंटर पर फील्ड कितनी, जीरो, क्योंकि ये जितना करंट ऊपर उतना करंट नीचे और उस हिसाब से फील्ड जीरो हो जाएगी। तो जब भी कभी इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से सर्कल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चाहे जितने एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट हो सेंटर पे फील्ड जीरो आएगी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। चलो एक सवाल और करते हैं। इनफाइनाइट वायर की फील्ड का है, कह रहा है ये इनफाइनाइट वायर I1 करंट है ऊपर की तरफ, ये इनफाइनाइट वायर है I2 करंट है ऊपर की तरफ, और इस प्रकार से दो करंट्स देखकर आपको फील आता होगा कि सेंटर पर फील्ड पूछी जा रही है 3D डिस्टेंस। तो कुछ खास नहीं है, एक को सेगमेंट 1 बोल दो, एक को सेगमेंट 2 बोल दो और कह दो दोनों की फील्ड निकालो। सबसे पहली बात परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस दे रखी हैं, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है तो हमारे लिए कुछ भी निकालना मुश्किल नहीं होता। ये कह रहा है कि P पॉइंट पर फील्ड निकालो, तो हम सबसे पहले B1 निकाल लेते हैं, फिर B2 निकाल लेते हैं, फिर दोनों की डायरेक्शन देख लेते हैं, अगर ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट और सेम है तो ऐड। B1 देखो क्या होगा, इनफाइनाइट वायर है तो फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I1 by 2 pi d। इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I2 by 2 pi d। ये अब फील्ड की कहानी देखिए क्या है, ये वाला करंट ऊपर जा रहा है, जहां जा रहा है करंट वहां फिंगर को फैलाइए, जहां निकालनी है फील्ड वहां फिंगर को मोड़िए, आई फील्ड अंदर। तो पहली वाली फील्ड तो बेटा अंदर आई, दूसरी वाली फील्ड को देखो, दूसरा वाला करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, करंट की तरफ आप हाथ को फैलाइए और जहां निकालनी है फील्ड उसकी तरफ उंगलियों को मोड़ लीजिए, थंब आया बाहर, तो सेकंड फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, तो दोनों ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी, तो लॉजिकली सब्ट्रैक्ट होंगी। तो जब आप B नेट लिख रहे होंगे बेटा इस तरह से, उसका मतलब होगा B1 माइनस B2, बेसिकली जो बड़ा करंट है उससे छोटे वाले को घटाना है, नथिंग स्पेशल। तो आप लिख रहे होंगे म्यू नॉट I1 by 2 pi d माइनस म्यू नॉट I2 by 2 pi d। और अब अगर आप B नेट को एक बार में एक निगाह में देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि म्यू नॉट बाय 2 pi d आपने कॉमन ले लिया है और I1 माइनस I2 ये आपके पास आंसर आ गया है। और इस तरह के आंसर से हमेशा खुशी मिलती है, मिलनी चाहिए भी, ये बन गया। तो इस तरह से हमारा एक और सवाल बनता है। तो प्रॉब्लम से ढेर सारी, खेलते रहिए, आराम से लगाएंगे, अच्छा लगेगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है तीन करंट्स हैं, दो ऊपर जा रहे हैं एक नीचे आ रहा है, तीनों करंट I1 I2 I3 अलग अलग हैं, तीनों के तीनों वायर्स इनफाइनाइट हैं और परपेंडिकुलर सेपरेशन आपको d d d दिखाई दे रहा है और P पॉइंट पर फील्ड पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों सेगमेंट्स की वजह से P पॉइंट पर फील्ड लिखें और तीनों को डायरेक्शंस के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसे वायर 1 बोलें, इसे वायर 2, इसे वायर 3। तो हम सबसे पहले B3 लिख लेते हैं। B3 क्यों लिख रहे हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं, मर्जी है। देखो थर्ड वायर से परपेंडिकुलर सेपरेशन डायरेक्टली D दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे बेटा म्यू नॉट I3 by 2 pi d, इस तरह से। सेकंड वायर से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो d डिस्टेंस और d डिस्टेंस 2d डिस्टेंस हो गई, तो फॉर्मूला बनेगा बेटा म्यू नॉट सेकंड वाले का करंट डिवाइडेड बाय 2 pi और 2d। इसी तरह फर्स्ट वाले वायर से अगर देखें तो d d d 3d डिस्टेंस हो गई, तो हम कहने वाले हैं कि म्यू नॉट I1 by 2 pi into 3d। अब बात आती है फील्ड की डायरेक्शंस की, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो गौर से देखो I1 करंट ऊपर और फील्ड निकालनी है राइट में, मोड़ोगे तो फील्ड अंदर, तो इनकी फील्ड तो आ गई अंदर। अच्छा I2 का करंट भी ऊपर ही है, फील्ड राइट में निकालनी है तो फील्ड इनकी भी अंदर आ रही है। पर इनको देखो इनका करंट नीचे है तो हाथ को नीचे फैलाओगे और फील्ड निकाली राइट में ही है, ऐसे मोड़ोगे तो थंब आएगा बाहर, तो थर्ड वाले की फील्ड बाहर है। तो आप देखें थर्ड वाले की फील्ड बेटा बाहर है और इन दोनों की अंदर। तो जो हमारा B नेट आने वाला है बेटा वो आने वाला है B1 प्लस B2 माइनस B3। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो म्यू नॉट बाय 2 pi d तीनों में से कॉमन ले लिया जाए। तो सबसे पहले B1 को देखो, B1 में आएगा ऊपर I1 डिवाइडेड बाय 3 और उसके बाद प्लस B2 में देखो तो आएगा I2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है मेरी बात। और उसके बाद B3 को देखो तो आएगा माइनस I3 डिवाइडेड बाय 1, उसमें कुछ भी नहीं बचा, एंड दिस इज योर सुपर फाइनल आंसर। ये बच्चा हमारे लिए B नेट हो गया। और ये बड़ा सरल आसान सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है, पर ऐसे सवाल पेपरों में आया करते हैं।
अगर आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसा फायदा होगा कि जो कुछ पेपर में लिखा होगा आपको हमारी क्लास के इलस्ट्रेशंस में मिल ही जाएगा। तो ऐसे सवाल लगाएं, खेले कूदें ऐश करें। आज का प्रॉब्लम सेशन यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ। हम लोगों ने 10-12 सवाल अच्छे लगा लिए हैं एंड मच मोर देन सफिशिएंट काम कर लिया है। इस वजह से आज के सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा, सेशन को अच्छी तरह देखा होगा, प्रॉब्लम्स देखी होंगी, अप्रोच देखी होगी। जो सवाल आपको समझ ना आए हमसे दोबारा पूछें, हम फिर बताएंगे। बाकी कोशिश यही है कि डायरेक्शंस हो, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे उसका साइन हो, कुछ भी हो, जैसे जैसे बातें बतानी चाहिए हम सारी बताते हैं और कोई भी बात मिस नहीं करते। हमें देखते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमें फॉलो करते रहिए, पूरे साल हमसे पढ़ते रहने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। जो बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपके बर्बाद हो गए उन्हें हम अच्छा कर देंगे, जो अभी तक आपने डेवलप नहीं किए उनको तो बहुत अच्छा डेवलप कर देंगे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी अकेडमी में पढ़ा रहे हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में और प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक थैंक यू।